डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने अपना लास्ट यूनिट जो है अच्छे से स्टडी कर लिया होगा एंड आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ गया होगा। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बाय द वे कि टेक्नोलॉजी कैसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स अपने घर पे बनाने की कोशिश भी की हो बिकॉज इट वाज वेरी इजी टू मेक। अच्छा जी, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया यूनिट विच इज़ यूनिट 12 आर यूनिवर्स। ठीक है, इसके अंदर जो नाम से सजेस्ट कर रहा है इसका कि हम लोग क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, अपने यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, अपने स्पेस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे स्पेस में क्या क्या चीज़ें हैं। हम लोग जो है छोटी क्लासेस से यही पढ़ते हुए आ रहे हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर क्या है, प्लैनेट्स हैं, ठीक है, सन है। लेकिन अब हम जो है बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे यूनिवर्स में प्लैनेट्स के अलावा भी कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ये यूनिवर्स जो है कौन सी फील्ड में पढ़ी जाती है? इट्स बीइंग स्टडीड इन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में ये पढ़ी जाती है। और इसके अंदर जो है हमारे यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर एंड एनर्जी हैं। नाइट अगर स्काई में आप देखें आप लोगों को स्टार्स नज़र आएंगे, ह्यूज बॉल्स ऑफ गैसेस नज़र आएंगी जो कि जिसमें से लाइट निकल रही होगी, रेडिएशन निकल रही होगी। सन भी क्या है, एक स्टार है, लेकिन ये क्या है दूसरों से डिफरेंट नज़र आता है बिकॉज वो हम बाकी स्टार्स के मुकाबले में हमारे थोड़ा ज़्यादा करीब है। बाकी स्टार्स थोड़े दूर हैं, सन जो है हमारे थोड़े ज़्यादा करीब है। ठीक है, इसी में जो है हमारे पास क्या आ जाती हैं, गैलेक्सीज आ जाती हैं। गैलेक्सीज क्या हैं? दे आर एक्सट्रीमली लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी के अंदर क्या होते हैं, स्टार्स की कलेक्शन होती है। ठीक है, एंड दे आर बाउंड टुगेदर बाय म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। और ये जो है आपस में उनकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक दूसरे के साथ जो है बाउंड हो जाते हैं और एक साथ ही वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, बेसिक यूनिट गैलेक्सीज जो है हमारा बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर है यूनिवर्स के अंदर। ठीक है, और सन जो है ये 200 बिलियन स्टार्स हैं जो कि अर्थ की वजह से जो है उन्होंने ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की हुई है। और इस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है गैलेक्सी के अंदर उसको हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, 200 बिलियन स्टार्स जो कि अर्थ की वजह से दे आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इन अ गैलेक्सी, इट इज़ नोन एज मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, यूनिवर्स जो है इनक्रेडिबली ह्यूज है। ठीक है, इसके अंदर जो है बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, हर गैलेक्सी के अंदर जो है मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। मॉडर्न हमारा जो फाइटर जेट प्लेन है अगर उसने भी अगर जाना हो तो उसको भी मोर देन मिलियन ईयर्स लगेंगे कि वो सन के करीब पहुंच पाए। लेकिन क्योंकि अगर हम लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास कितनी है, 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो हमें कितने लगेंगे, इट वुड टेक 100,000 ईयर्स टू क्रॉस आर मिल्की वे गैलेक्सी अलोन। ठीक है, अगर हम लोग स्पीड ऑफ लाइट की उससे भी जा रहे हैं ना, क्या कहते हैं, स्पीड से जा रहे हैं, तब भी हमें 100,000 ईयर्स लगेंगे सन के करीब पहुंचने के लिए। अब ये जो स्पेस के अंदर जो डिस्टेंस मैयर होते हैं ये कैसे मैयर किए जाते हैं? ये जी मैयर होते हैं लाइट ईयर पे जो है डिस्टेंस कैलकुलेट होते हैं कि एक साल में। ठीक है, लाइट ईयर कहते हैं एक साल में। कुछ ऑब्जेक्ट्स तो इतने ज़्यादा दूर हैं हमसे और इतने ज़्यादा बड़े हैं कि हम लोग उनको प्रैक्टिकली मैयर ही नहीं कर पाते कि वो कितने ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है, और ये जो हमारा ऐसा यूनिट है डिस्टेंस का मीटर, ये इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम लोग जो डिस्टेंस होता है उसको मैयर करते हैं लाइट ईयर्स में। और लाइट ईयर का जो डिस्टेंस होता है वो उसका मतलब ये होता है कि लाइट एक ईयर में कितना तेज़ी से ट्रैवल कर रही है। लाइट ईयर का मतलब है कि लाइट एक साल में कितने डिस्टेंस से गुजर रही है, कितनी ज़्यादा स्पीड से जा रही है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है कि कितनी है, 300,000 किलोमीटर है हर सेकंड में। तो एक साल का अगर हम लगाएं तो इट वुड टेक अबाउट 10 ट्रिलियन किलोमीटर। ठीक है, और अगर एक 1 लाइट ईयर को कैलकुलेट करें तो इट वुड बी इक्वल टू 95
करोड़, बिलियन, मिलियंस, कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा मीटर में, तो हमारे लिए वो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वो कैलकुलेशन करना। तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं कि उसको स्पीड ऑफ लाइट में कन्वर्ट करके फिर स्टडी करते हैं। वो उससे जो नंबर्स होते हैं ना वो थोड़े शॉर्टर हो जाते हैं, तो फिर हम लोग उसको शॉर्टर वे में स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट अगर इसी स्पीड के साथ चलेगी, मतलब 10 ट्रिलियन किलोमीटर, और एक लाइट ईयर मीन्स 95 करोड़ बिलियंस, तो एक लाइट तो हम लोग को जो है ना लाइट को सन से अर्थ की तरफ पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, सन से अर्थ की तरफ आते हुए। सो सन इज 8 लाइट मिनट्स अवे फ्रॉम अर्थ। ठीक है, कि अर्थ का जो है हमारे से डिस्टेंस कितना है? 8 बिलियन, अगर किलोमीटर और मीटर्स में आपने उसको कन्वर्ट करना है तो। सन का जो सबसे नियरेस्ट स्टार है अर्थ के, वो है जी अल्फ़ा सेंचुरी है, जिसका डिस्टेंस जो है 4.5 लाइट ईयर्स है। और ये जो है और अगर हम लोग मोस्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो है कैलकुलेट करते हैं अर्थ से, तो उसका डिस्टेंस होगा 32 बिलियन लाइट ईयर्स अवे होगा वो अर्थ से। ठीक है, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है बेटा, ये आप लोग के बुक के अंदर जो है पेज नंबर 190 के ऊपर सारी मैंशनड है। तो आप लोग जो है उसको जाके अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। दीज नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप लोगों को जो है ना ये ज़रूर आने चाहिए। ये नंबर्स जो हैं, इनके नंबर्स जो है ना आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं जी गैलेक्सीज़ के बारे में। गैलेक्सी हमने पढ़ लिया कि गैलेक्सी क्या होती है। इट्स एक्सट्रीमली लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टार्स बाउंड टुगेदर बाय म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक है, और हमारी अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में पढ़ते हैं तो सन इज़ पार्ट ऑफ एन एस्टिमेटेड 200 बिलियन स्टार्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इन अ गैलेक्सी नोन एज मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी में हमारे पास जो है गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैसेस, डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड देयर सोलर सिस्टम्स एंड ऑल दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय अ गैलेक्सी। ठीक है, और हमारे सोलर सिस्टम में क्या माना जाता है कि कितनी टोटल गैलेक्सीज होंगी? दे आर ओवर 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स हैविंग डिफरेंट शेप्स, साइजेस, कलर्स। और हर गैलेक्सी का जो है अराउंड एवरेज अगर आप निकालें तो 100 बिलियन स्टार्स हैं एक गैलेक्सी के अंदर। ठीक है, तो स्टार्स जो होते हैं ये दे आर बोथ इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड फॉर्म में भी होते हैं, ग्रुप फॉर्म में भी होते हैं, क्लस्टर्ड फॉर्म में भी होते हैं गैलेक्सी के अंदर। ठीक है, कुछ गैलेक्सीज़ होती हैं, मोस्टली जो गैलेक्सीज़ होती हैं ये इन्होंने एक ग्रुप बनाया होता है और एक क्लस्टर की फॉर्म में होती हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जो है इट्स अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ अबाउट 40 गैलेक्सीज़। मिल्की वे गैलेक्सी जो है जहाँ पे हमारी गैलेक्सी आती है वो एक ग्रुप के अंदर है, जिस ग्रुप के अंदर 40 गैलेक्सीज़ हैं एंड इट इज़ नोन एज द लोकल ग्रुप। ठीक है, तो गैलेक्सी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स, जिसको हम लोग कह सकते हैं स्पाइरल गैलेक्सी, इलिप्टिकल गैलेक्सीज एंड इर्रेगुलर गैलेक्सीज। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने मेन चीज़ के ऊपर जो कि है गैलेक्सीज की डिस्ट्रीब्यूशन। गैलेक्सीज जो स्पाइरल गैलेक्सीज होती हैं दे आर द मोस्ट कॉमन टाइप इन आवर यूनिवर्स, और हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी आती है वो ये स्पाइरल गैलेक्सी में ही आती है। स्पाइरल को अगर आप लोग उर्दू में अगर बोलना चाहे तो वैसे सर्कल राउंड फॉर्म में, जैसे ये आप लोगों के होते हैं स्प्रिंग्स होते हैं। ठीक है, ये स्पाइरल होते हैं ना, तो बिल्कुल हमारी ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है ये भी स्पाइरल फॉर्म में है। ठीक है, स्पाइरल गैलेक्सी जो होती है दे आर लार्ज रोटेटिंग डिस्क ऑफ स्टार्स, और इनके जो गैलेक्सी होती है उसके गैलेक्सी के कोर के अंदर क्या होता है, सेंट्रल ब्राइट रीजन होता है जिसको क्या कहा जाता है, गैलेक्टिक बल्ज कहा जाता है। कुछ स्पाइरल गैलेक्सीज जो हैं उनके अंदर हेलो ऑफ स्टार्स होते हैं या स्टार्स की गैलेक्सीज होती हैं उनके डिस्क के ऊपर या डिस्क के नीचे। ठीक है, आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है इसका क्लियर हो गया होगा। स्पाइरल गैलेक्सी का ये किस फॉर्म में होती हैं?
रोटेशनल फॉर्म में होती है, ठीक है। लार्ज इनका रोटेशनल डिस्क होता है, ठीक है। इनके कोर के अंदर क्या होता है, सेंट्रल ब्राइट रीजन होता है जिसको गैलेक्टिक बल्ज कहा जाता है। और कुछ स्पाइरल्स ऐसे होते हैं कि इनके अंदर हेलो स्टार्स होते हैं, या स्टार्स के क्लस्टर्स होते हैं, या तो इनके डिस्क के ऊपर होते हैं या इनके डिस्क के नीचे होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग अपनी बुक्स के ऊपर जाके पेज 191 के ऊपर फिगर 12.1 देख लें तो आप लोगों को स्पाइरल गैलेक्सी जो है वो भी नज़र आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो गैलेक्सी है दैट इज़ एलिप्टिकल गैलेक्सी। एलिप्टिकल गैलेक्सी जो है वो रफ सी होती है, एग शेप की होती है। एग शेप मीन्स ओवल शेप की होती है, ठीक है। इसका ना कोई गैलेक्टिक बल्ज होता है सेंटर पे, ठीक है। ये माना जाता है कि एलिप्टिकल गैलेक्सीज जो हैं इनके अंदर ओल्ड स्टार्स होते हैं और उसके अंदर न्यू स्टार्स की जो होती है फॉर्मेशन होती है। कुछ मिलियन जो है इसके अंदर स्टार्स होते हैं, कुछ के अंदर 100 ट्रिलियन स्टार्स होते हैं। एंड देयर साइज कैन रेंज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड लाइट ईयर्स टू फ्यू 100,000 लाइट ईयर्स। बात है जी, हमारे पास इरेगुलर गैलेक्सीज़ हैं। इरेगुलर गैलेक्सीज़ में क्या होता है, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि इसके अंदर क्या होती है, इसकी शेप इरेगुलर होती है, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। और बाकी सारी और गैलेक्सीज़ की तरह ये गैलेक्सी भी जो है कांस्टेंट मोशन में है, और ये क्या होती हैं, एज अ ग्रुप काम करती हैं। कुछ इरेगुलरिटीज़ जो हैं इसके अंदर स्पाइरल की तरह की हैं और कुछ जो है इसके अंदर एलिप्टिकल की तरह की हैं, तो इसलिए जो है इनको नाम दिया गया है। इसको स्पाइरल या एलिप्टिकल के अंदर डाला नहीं गया है, बल्कि इसको एक अलग सा नाम दिया गया है इस गैलेक्सी को। और इसको किस चीज़ का नाम दिया गया है, इरेगुलर गैलेक्सी का नाम दिया गया है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है इसका गैलेक्सीज़ का ये क्लियर हो गया होगा। गो एंड डू रीड फ्रॉम योर बुक ऑल्सो, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बुक से जब आप इसको स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन ऑल्सो वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो, एंड वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक देन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम लोग अपना न्यू टॉपिक पढ़ने लगे हैं। लास्ट हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था गैलेक्सीज़ के बारे में। अब यही हम लोग गैलेक्सीज़ का टॉपिक जो है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमारा प्लैनेट जिस गैलेक्सी के अंदर आता है उस गैलेक्सी के बारे में हम लोग पढ़ने लगे हैं कि वो जो गैलेक्सी है वो कैसी है, उसकी डायमेंशन किस तरह की है, वो कैसे काम करती है, और उसके बारे में थोड़ा सा जनरल नॉलेज जो है वो हम लोग लेंगे। हमारा जो हमारी अर्थ जो है वो किस में है, सोलर सिस्टम में है, ठीक है। अब सोलर सिस्टम जो है वो किस गैलेक्सी में आता है, वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में आता है। और भी काफ़ी ज़्यादा गैलेक्सीज़ हैं, लेकिन जो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो आता है जी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। अब ये मिल्की वे गैलेक्सी जो है ये बाकी गैलेक्सीज़ के मुकाबले में बहुत बड़ी है, बिकॉज ऑफ इट्स नंबर ऑफ स्टार्स। इसके अंदर स्टार्स बहुत ज़्यादा हैं और इसकी डायमेंशन भी बाकी गैलेक्सीज़ के मुकाबले में काफ़ी बड़ी है। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है इट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट गैलेक्सी, ठीक है। और इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर जो है इट कंटेन्स रफली अबाउट 400 बिलियन स्टार्स। इसके अंदर 400 बिलियन स्टार्स हैं। इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर 100,000 लाइट ईयर्स है, और इसकी थिकनेस है अबाउट 2000 लाइट ईयर्स, ठीक है। एंड इट्स सेंट्रल बर्ज जो आप लोगों को डायग्राम में नज़र आ भी रहा होगा, एक बज सा है। और इस बज को जो है हम कहते हैं गैलेक्टिक बज। अब ये जो बज है ये जो है सन से कितना दूर है, ये तकरीबन सन से जो है 26,000 लाइट ईयर्स दूर है। और हमारी अर्थ से आप कह लें मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो तकरीबन उसका जो बज होगा वो मिल्की वे गैलेक्सी का जो सेंट्रल बज है वो तकरीबन होगा 10,000 लाइट ईयर्स के अप्रॉक्सीमेटली। हमारा जो सन है विच इज़ अ स्टार, ठीक है। हमारा सन क्या है, एक स्टार है। और बाकी जैसे स्टार्स होते हैं, तो ये जो स्टार है हमारा सन, इट्स लोकेटेड अबाउट हाफ वे फ्रॉम द गैलेक्टिक सेंटर टू द एज। मतलब आप एज से लेके, ठीक है, उसके मिल्की वे के बज तक जाएं तो उसके कहीं हाफ वे में कहीं जो है ये सन जो है लोकेटेड है। और इट्स अबाउट 26,000 लाइट ईयर्स तकरीबन, ठीक है।
तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, कि सबसे बड़ी गैलेक्सी कौन-सी है, मिल्की वे गैलेक्सी है। क्यों? क्योंकि इसका नंबर नंबर ऑफ स्टार्स और नंबर ऑफ डायमेंशंस, इसकी जो डायमेंशन है, ये बाकी गैलेक्सीज़ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसका तकरीबन कितने स्टार्स होंगे इसके अंदर रफ़ली 400 बिलियन स्टार्स हैं, और डायमीटर इसका तकरीबन कितना है, 100,000 लाइट ईयर्स है। थिकनेस कितनी है, 200 लाइट ईयर्स है। इसके अलावा इसका जो सेंट्रल बज है वो कितना दूर है, 10,000 लाइट ईयर्स तकरीबन दूर है। सन जो है ये उसके गैलेक्टिक एज के कहीं हाफ वे में, मिडल में, जो उसका गैलेक्टिक बज है, सेंटर है, उसके कहीं हाफ वे में आता है, एंड इट्स अबाउट समथिंग लाइक 26,000 लाइट ईयर्स फ्रॉम द सेंटर। ठीक है? अच्छा, अब ये जो बाकी गैलेक्सीज़ हम कहते हैं कि छोटी हैं, लेकिन मिल्की वे के जो सबसे ज़्यादा क्लोज़र गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक है? और ये इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सबसे लार्जेस्ट गैलेक्सी है, ठीक है? और अगर आप लोग कभी रात में ऑब्ज़र्व करें गौर से, तो शायद ये आपको अपनी आँखों से नज़र आ भी जाए, ये इतनी ज़्यादा बड़ी है। लेकिन कुछ गैलेक्सीज़ कभी-कभार ऐसे होता है कि इतनी ज़्यादा वो क्लोज़ आ जाती हैं कि वो एक-दूसरे के अंदर स्मैश हो जाती हैं। तो हमारी ये कहा जाता है, ये समझा जाता है कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, ये किसी न किसी दिन जाके एंड्रोमेडा में जाके बम्प कर जाएगी, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा जो है बाकी गैलेक्सीज़ के मुकाबले में क्लोज़ है। लेकिन कहा जाता है कि हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इट वोंट हैपन फॉर अबाउट 5 बिलियन ईयर्स, 5 बिलियन ईयर्स तक नहीं हो सकता लेकिन साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि अगर ये कल ही हो जाता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि गैलेक्सीज़ इतनी ज़्यादा बड़ी हैं और इतनी स्प्रेड आउट हैं कि अगर वो एक-दूसरे के अंदर बम्प भी हो जाती हैं ना, तो इतना ज़्यादा किसी प्लैनेट को या सोलर सिस्टम को पता नहीं चलता है जब वो कोलाइड होते हुए जो है इतनी ज़्यादा क्लोज़ आ जाती हैं, एक-दूसरे के साथ बम्प हो जाती हैं, तो कोई इस तरह से पता नहीं लगा सकता कि जो है गैलेक्सीज़ आपस में बम्प हुई हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ मिल्की वे के हवाले से, मिल्की वे गैलेक्सीज़ के हवाले से कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए थी, या टॉपिक आप लोग जाके अपनी बुक के ऊपर रीड भी करें, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को वहाँ से लगते हैं उसको हाईलाइट करके उसको अच्छे से याद भी कर लें, ताकि एग्ज़ाम में ये कहीं ऑब्जेक्टिव में, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आता है तो आप लोगों को ये चीज़ आती होगी। Okay, now we will move on to the next topic. Okay, now we are going to discuss about the life of stars, कि stars की लाइफ किस तरह की होती है। जैसे इंसानों की लाइफ कैसी होती है कि इंसान पैदा होते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ गुजारते हैं और फिर उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। उसी तरह जो है स्टार्स भी होते हैं। स्टार्स की क्या होती है, बर्थ होती है, बर्थ होके फिर उनकी डेथ होती है, और डेथ के बाद कुछ उनकी जो है स्टेबलाइजेशन होती है, डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जो कि अभी हम लोग आप जो है डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि स्टार्स की जब लाइफ होती है उनकी बर्थ किस तरह से होती है। ठीक है, बर्थ में ये होता है कि सबसे पहले जो है हम पढ़ते हैं प्रोसेस है ना, जैसे हम लोग बाकी प्रोसेसेस पढ़ते हैं तो ये प्रोसेस भी हम लोग पढ़ते हैं कि जी बर्थ होती है तो सबसे पहले क्या चीज़ होती है? तो ये होता है कि स्टार्स मैटर से बनते हैं, ठीक है? हर चीज़ जो है किससे बनी हुई है? मैटर से बनी हुई है। तो ऐसा होता है कि जब गैसियस क्लाउड होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है इसके अंदर लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा है गैलेक्सीज़ का, ठीक है? उसमें हमने पढ़ा है कि गैसियस क्लाउड्स होते हैं। तो गैसियस क्लाउड्स क्या करते हैं, आपस में जब कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है? ग्रेविटी जो है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी है, उसी तरह बाकी प्लैनेट्स की भी जो है ना ग्रेविटी होगी, तो वो अपनी तरफ जो है चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, ठीक है? तो गैसियस क्लाउड्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो आपस में क्या होना शुरू हो जाते हैं, उनके पार्टिकल्स मर्ज होना शुरू हो जाते हैं, आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं, और ये जो है काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है स्टार्ट हो जाते हैं। गैसियस क्लाउड्स हैं, ग्रेविटी की वजह से वो क्या हो गए हैं, आपस में
एक दूसरे के साथ मर्ज होना, उनके पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज होना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स कि क्या हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शंस स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है वो क्या करते हैं, लाइट जो एलिमेंट्स होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, उसके अंदर जो लाइट एलिमेंट्स होते हैं उनको जो है वो हैवी बना देते हैं, बिकॉज वो कंटिन्यूसली मर्ज होते जा रहे हैं ना। तो जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, पे हैवी हो जाएंगे, और जब हैवी हो जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी को रिलीज़ करना स्टार्ट करेंगे, और जब एनर्जी रिलीज़ होगी तो वो जो पार्टिकल्स होंगे वो ग्लो करना स्टार्ट कर देंगे। तो एज अ रिजल्ट हम क्या कह रहे हैं कि जी स्टार जो है वो ग्लो कर रहा है। ठीक है, अब जब न्यूक्लियर रिएक्शन, अब अगर हम ये एग्जांपल ले लेते हैं अपने स्टार की, जो कि क्या है, सन है। ठीक है, सन में क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शंस, हम कह रहे हैं कि जी न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से वो जो है चमक रहा है उस, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस जब होते हैं तो दे रिलीज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और ये फिर क्या करता है, दिस स्टॉप्स द फर्दर कंट्रैक्शन। ठीक है, जो ग्रेविटी की वजह से बाकी कंट्रैक्शन हो रही होती है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो कंट्रैक्शन जो है स्टॉप हो जाती है, और वो स्टार को क्या कर देती है, स्टेबलाइज कर देती है। हमारा ये जो सन था, इट स्पेंट अबाउट 330 मिलियन ईयर्स, 30 मिलियन ईयर्स लगे इसको स्टेबिलिटी तक पहुंचने के लिए, और अभी भी ये कहा जाता है कि ये स्टेबिलिटी जो है इसकी 10 बिलियन ईयर्स तक रहेगी। सिंस इट्स बर्थ 10 बिलियन ईयर्स तक जो है ये स्टेबिलिटी रहेगी, और ये जो है इट विल कंटिन्यू टू ग्लो, और ग्लो भी करेगा। ठीक है, इसके अलावा अलावा इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस भी होंगे, एनर्जी भी रिलीज होगी। तो इस तरह से जो है this process will keep on going for about 10 बिलियन ईयर्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जी स्टार की डेथ कैसे होती है। ओके जी, अब हम लोग पढ़ेंगे डेथ ऑफ द स्टार के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि स्टार की डेथ होती कैसे है। स्टार की डेथ, अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, और न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं वो उनकी वजह से स्टार क्या करता है, ग्लो करता है। अब कोई टाइम ऐसा भी तो आएगा ना कि जब ये न्यूक्लियर रिएक्शंस होने बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो तब क्या होगा, जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होने बंद हो जाएँगे, सारा जो फ्यूल होगा स्टार का वो यूज़ हो जाएगा, तो जब वो सारा कुछ यूज़ हो जाएगा तो क्या होगा, स्टार की डेथ हो जाएगी। ठीक है? अब जब स्टार कोई जो है कोलैप्स हो रहा होता है, मर रहा होता है, तो क्या होता है कि जो एनर्जी फ्लो होती है उसकी, जो उसको उसके कोर से उसको मिल रही होती है, उसके हार्ट से उसको मिल रही होती है स्टार को, तो वो एनर्जी फ्लो जो होता है वो उसका बंद हो जाता है। ठीक है? इन द केस ऑफ सन, सन को उसके सेंटर से, उसके कोर से जो है उसको ये सारी क्या मिल रही है, एनर्जी का फ्लो मिल रहा है। ठीक है? तो जब जो है सन या कोई भी स्टार जो है डाई करेगा, या डाई हो रहा होता है, तो उसमें क्या होगा, उसकी जो एनर्जी फ्लो होती है जो कि उसको कोर से, उसके सेंटर से उसको मिल रही है, वो उसको मिलनी जो है बंद हो जाएगी। न्यूक्लियर रिएक्शंस जो बाहर कोर से बाहर हो रहे हैं, वो क्या करेंगे कि वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो बाहर की तरह एक्सपैंड होना शुरू हो जाएँगे, जिसके रिज़ल्ट में क्या होगा, एक स्टार जो है एक रेड जायंट की जो है शेप ले लेगा बिफोर इट कोलैप्स। ठीक है? अब मर रहा है, ठीक है? मर रहा है तो बीच में जो उसके जो सेंटर में, उसके कोर में जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हो गए वो होना बंद हो गए हैं, और आहिस्ता-आहिस्ता जो बाहर रिएक्शंस हो रहे हैं, जो एनर्जी अभी बाहर ही है, वो जो है उसको क्या करेंगे, एक्सपैंड करना, स्टार को एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देंगे, उसको आउटवर्ड एक्सपैंड करना स्टार्ट करेंगे, और आहिस्ता-आहिस्ता क्या होगा, वो रेड कलर का होना शुरू हो जाएगा, रेड जायंट बन जाएगा, बड़ा-सा हो जाएगा और रेड जायंट बन जाएगा। अब जब रेड जायंट बन जाएगा, और तो क्या होगा कि जो कोर ऑफ द स्टार है वो एंड करेगा इन वन ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स, या तो वो व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा, या न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, या ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक है? अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो क्या शेप लेगा, क्या उसका कोर व्हाइट ड्वार्फ हो जाएगा, क्या उसका कोर न्यूट्रॉन, ये कैसे हमें पता चलेगा कि वो कैसे बन रहा है? ठीक है? तो ये डिपेंड करता है इसके इनिशियल मास के ऊपर, कि उसका जो है सबसे पहले जब वो बन रहा था, स्टार बन रहा था, तो उसका इनिशियल मास क्या था? दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट व्हेन इट इज़ एट द लास्ट स्टेज।
ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन द मास, उसके मास के ऊपर डिपेंड करेगा कि अब जो है आइदर वो व्हाइट ड्वार्फ बनता है, न्यूट्रॉन स्टार बनता है या ब्लैक होल बनता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कैसे हमें पता चलता है कि ये व्हाइट ड्वार्फ बन रहा है? अगर तो इनिशियल मास जो है स्टार का, वो लेस है सन के मास से, सोलर मास से। If the initial mass of the star is lesser than or equal to the mass of the सोलर मास, ठीक है, इज इक्वल टू द सोलर मास, तो जो रेड जॉइंट होगा वो आहिस्ता आहिस्ता क्या बनना शुरू हो जाएगा, वाइट ड्वार्फ बनना शुरू हो जाएगा। और इसका साइज जो है वो जैसे रेड जॉइंट बना था उस तरह से वो रिड्यूस होके जो है अर्थ के साइज पे आ जाएगा। उसका कलर जो है पहले चेंज होगा, वाइट से येलो में चेंज होगा, फिर येलो से रेड में चेंज होगा और फाइनली इट विल बिकम ब्लैक एंड इट विल बी नोन एज ब्लैक ड्वार्फ। ठीक है? अब ये सन जो है हम बात कर रहे हैं, सन इज़ अबाउट 4.5 बिलियन ओल्ड। अब हम लोग कहते हैं कि इसने जो है अपना आधे से ज़्यादा जो है न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो यूज़ कर लिया हुआ है। और अब ये एक प्रिडिक्शन है कि 5 बिलियन ईयर्स के बाद जो है ये क्या बन जाएगा, व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। इसका सारा जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो सारा यूज़ अप हो जाएगा और सन क्या बन जाएगा, एक वाइट डॉर्फ बन जाएगा। तब उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं रहेगी कि वो पूरे सारे अर्थ को जो है रोशनी प्रोवाइड करे या हीट प्रोवाइड करे, क्योंकि वो उसके न्यूक्लियर रिएक्शंस का फ्यूल सारा यूज़ हो जाएगा। ठीक है? हमारी जो मिल्की वे में सबसे नियरेस्ट नोन जो वाइट डॉर्फ है वो सीरियस बी है। And where it is located, how far it's located from the Milky Way, it's located at 8.6 light years। लाइट ईयर्स का बेटा जी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि लाइट ईयर है। ठीक है? तो ये चीज़ जो है आप अगर आप लोगों को याद नहीं है तो पहले आप लोग पिछली वीडियो में जाके देखें कि लाइट ईयर की कैलकुलेशन हमने कैसे की थी। फिर उसके बाद जो है आपको ये समझ में आएगा कि कैसे जो है हम लोग लाइट ईयर्स में ये स्टार्स की डायमेंशन को और डायमीटर को और इसकी डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। ठीक है? अब हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से जो है न्यूट्रॉन स्टार की फॉर्मेशन होगी। Okay, students, now we are going to discuss about formation of neutron star। ठीक है? अब ये रेड जॉइंट जो है न्यूट्रॉन स्टार कैसे बन जाता है? अगर पहले हम लोगों ने वाइट डॉर्फ में पढ़ा कि इनिशियल मास जो है वो लेस देन होना चाहिए या इक्वल टू सोलर मास होना चाहिए। ठीक है? अब न्यूट्रॉन स्टार में क्या होता है, ये इनिशियल मास जो होता है स्टार का, इट बिकम्स बिटवीन 1 टू 5 टाइम्स ऑफ सोलर मास। सोलर मास का 1 से 5 टाइम्स हो जाता है। अगर इस तरह का इनिशियल मास हो जाता है स्टार का, it is between 1 to 5 times of solar mass, then the red giant becomes a न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है? इसमें इतनी ज़्यादा स्टार की कंट्रैक्शन होती है कि कंट्रैक्शन होके वो इतना ज़्यादा डेंस बन जाता है कि ऐसे लगता है कि इट इज़ एंटायरली कंपोज्ड ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसलिए जो है उसको फिर नाम दिया गया है न्यूट्रॉन स्टार का। अब ये न्यूट्रॉन स्टार इतना ज़्यादा डेंस होता है कि हम लोग कहते हैं कि 1 टीस्पून जो है न्यूट्रॉन स्टार का इट वुड वे अबाउट 10 मिलियन टन्स। इतना ज़्यादा वो डेंस होता है कि उसका मटेरियल जो होगा न्यूट्रॉन स्टार का वो कितना वे करेगा, 10 मिलियन टन्स वे करेगा। उसका डायमीटर जो है कितना एस्टिमेट किया जाता है, 10 से 20 किलोमीटर एस्टिमेट किया जाता है एंड दिस इज़ अबाउट द एवरेज साइज़ ऑफ अ सिटी। ठीक है? अब पल्सर जो है, पल्सर इज़ अ हाईली मैग्नेटाइज्ड रोटेटिंग स्टार। ठीक है? इतना ज़्यादा वो मैग्नेटाइज्ड है कि वो रोटेट करता है। पल्सर जो है, इट्स अ नेम ऑफ अ न्यूट्रॉन स्टार एंड इट इज़ हाईली मैग्नेटाइज्ड रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार दैट इट एमिट्स बीम्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है? इतनी ज़्यादा जो है उसके अंदर मैग्नेटिज़्म है, इतना ज़्यादा उसके अंदर मैग्नेटाइज़्ड होता है कि एक तो वो रोटेट भी कर रहा है और दूसरा बात ये है कि उसमें से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट भी होती हैं। ठीक है? दीज़ रेडिएशंस कैन बी ऑब्ज़र्व्ड ओनली व्हेन अ बीम ऑफ एमिशन इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स अर्थ। और ये सिर्फ़ हम तब ही ऑब्ज़र्व कर सकते हैं जब एक इमिशन की जो है बीम जो है वो अर्थ की तरफ पॉइंट आउट हो रही हो। तभी हम सिर्फ़ इसको
ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा जी, ये तो हो गया आपका कि हम लोग जो है पल्सर के बारे में पढ़ रहे थे। एक-एक एग्ज़ाम्पल हमने पढ़ी है। एक हमने व्हाइट डवार्फ में एक एग्ज़ाम्पल पढ़ी है कि नियरेस्ट व्हाइट डवार्फ कौन-सा है मिल्की वे में, सीरियस बी है जो कि 8.6 लाइट ईयर्स का है। एक न्यूट्रॉन स्टार की हमने एग्ज़ाम्पल पढ़ी है पल्सर के हवाले से कि पल्सर जो है एक इतना ज़्यादा हाइली मैग्नेटाइज़्ड रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार है कि उसकी जो है बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं उसके मैग्नेटिक पोल से निकलती हैं और वो इवन देखी भी जा सकती है, सिर्फ तब देखी जा सकती हैं जब उसकी बीम ऑफ एमिशन जो है कोई अर्थ की तरफ पॉइंट आउट हो रही हो। ठीक है? अब हम आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल की तरफ। ठीक है? ब्लैक होल में क्या होता है कि अगर उसका इनिशियल मास जो है स्टार का, इट्स मोर देन 5 टाइम्स द सोलर मास। अगर वो सोलर मास के 5 टाइम्स है, मतलब उससे ज़्यादा बड़ा है, तो क्या होगा, रेड जायंट जो है ब्लैक होल बन जाएगा। अब ये मैसिव स्टार जो होता है ये अनकंट्रोल्ड इसकी कंट्रैक्शन हो जाती है और ये जो है जो इनवर्ड पुल होता है उसको वो ग्रेविटी को वो कंट्रोल नहीं कर पाता। ठीक है? और कंट्रैक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि स्टार जो है टोटली डेंस हो जाता है और इतना ज़्यादा डेंस हो जाता है कि हमें कोई बीम ऑफ लाइट उसमें से नज़र भी नहीं आती और उसकी ग्रेविटी में से कोई चीज़ एस्केप भी नहीं हो पाती। तो दस इट अपीयर्स एज़ ब्लैक और हम उसको क्या कहते हैं कि वो क्या है, ब्लैक होल है कि उसमें अगर कोई चीज़ चली जाती है तो वो बिल्कुल नज़र ही नहीं आती है, वो टोटली अंधेरा हो जाता है, वो इट अपीयर्स टोटली ब्लैक। एक मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जो है वो डिटेक्ट किया गया है एंड इट इज़ अबाउट 4.3 मिलियन सोलर मासेस। इतना ज़्यादा बड़ा है वो कि उसके अंदर सोलर मासेस कितने हो सकते हैं, 4.3 मिलियन जो है उसके अंदर सोलर मासेस हो सकते हैं। ठीक है? तो दीज़ वर फ्यू काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने ब्लैक होल्स की मेरे ख़्याल से न्यूज़ वग़ैरह भी देखी होंगी। तो इट्स अ टाइप ऑफ अ स्टार। ठीक है? ये एक गैलेक्सी है एंड इट्स फुल ऑफ दोज़ काइंड ऑफ स्टार्स कि जिनके अंदर जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है? और इतना ज़्यादा वो डेंस हो चुका है कि इट अपीयर्स ब्लैक, उसमें से कोई भी चीज़ अगर गुज़रेगी तो वो ब्लैक ही नज़र आएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई चीज़ उसके अंदर गई है। दैट इट अपीयर्स टू मच ब्लैक और वैसे भी स्पेस के अंदर तो लाइट है नहीं। लाइट जो है वो सिर्फ़ हमें किसकी वज़ह से नज़र आती है, सन की वज़ह से नज़र आती है। तो अगर सन की तरह के और स्टार्स हुए तो शायद फिर हमें स्पेस में कोई लाइट नज़र आए, अदरवाइज़ ऐसी कोई प्रिडिक्शन तो नहीं है और ना ऐसा कोई बोला जाता है कि सन के अलावा भी कोई ऐसा स्टार है। एनीवेज़ आई होप कि हो क्योंकि स्पेस में जो लोग जाते हैं वो उनको नज़र आने के लिए कुछ चीज़ें होनी भी चाहिए ना, अदरवाइज़ हाउ दे विल मैनेज टू लुक एंड कंटिन्यू देयर स्टडी। क्योंकि ये लोग जो जाते हैं स्पेस में वो जाके क्या करते हैं, वो वहाँ पे जाके उन चीज़ों की स्टडी करते हैं, उसके प्रूफ जो हैं इधर अर्थ पे भेजते हैं ताकि ये जो साइंटिस्ट है उसको स्टडी करके आपको इस तरह की ये चीज़ें बता सकें। जैसे वाइट डवार्फ है, न्यूट्रॉन स्टार है, ब्लैक होल है और कहा भी यही जाता है कि सन जिस दिन उसमें से न्यूक्लियर रिएक्शंस ख़त्म हो जाएँगे सारे, तो माना जाता है कि दैट विल बी द डे डे ऑफ जजमेंट। उस दिन क़यामत आ जाएगी। तो लेट्स होप आई डोंट नो वेदर दीज़ थिंग्स आर ट्रू और नॉट बट साइंटिफिक डिस्कवरीज़ हैं। तो ऑफ़ कोर्स कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी बिकॉज़ साइंस जो है वो प्रूफ्स के बगैर बात नहीं करती है। सो देयर विल बी प्रूफ्स ऑफ दीज़ काइंड्स और ये स्टडीज़ इसके ऊपर हो रही हैं। तो ख़ैर एनीवे दिस वाज़ ऑल फॉर टुडे और नेक्स्ट जो हमारा इस यूनिट का टॉपिक होगा वो होगा बर्थ ऑफ अ सन कि सन जो है वो किस तरह से बनता है, स्टार्स जो है वो किस तरह से उसकी बर्थ होती है। स्टार की ख़ैर बर्थ तो हमने पढ़ ली है। अब हम एक स्पेसिफ़िक जो एक एग्ज़ाम्पल है हमारे पास स्टार की, सन जो है उसकी बर्थ के बारे में पढ़ेंगे और उसकी डेथ के बारे में फिर पढ़ेंगे एंड हाउ इट्स इवॉल्विंग और कितने साल हो गए। ख़ैर ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि फॉर्मेशन ऑफ सन वाज़ अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स और उसमें से हाफ न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं वो यूज़ अप हो चुके हुए हैं। तो but we will study in detail and that will be our next topic.
Okay, students, now we are going to discuss about the birth of the sun and death of the sun. ठीक है, थोड़ा सा हम लोगों ने पीछे टॉपिक में सन की बर्थ के हवाले से पढ़ा था। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हमें तो ये पता है कि सन के क्या हो रहे हैं, उसके कोर में न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि ड्यू टू इट्स न्यूक्लियर रिएक्शंस ये क्या कर रहा है, it's shining, it's burning hot gases, and they are held together by its gravity. सन की अपनी भी ग्रेविटी है ना, तो वो क्या कर रहा है, उस ग्रेविटी की वजह से न्यूक्लियर रिएक्शंस को वो होल्ड किया हुआ है उसने। ठीक है, उसकी वजह से वो न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से सन रोशनी भी देता है, हीट भी देता है। ठीक है, तो अब ये पैदा कैसे हुआ था सन? तो कहा ये जाता है, साइंटिस्ट ने जो डिस्कवरी की है उसमें ये कहा जाता है कि अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था कि लार्ज क्लाउड ऑफ गैसेस, ठीक है, कौन सी गैसेस, मोस्टली उसके अंदर हाइड्रोजन थी और क्या थी, डस्ट थी, और उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे रॉक्स होंगे। ठीक है, क्योंकि स्पेस में ऐसा हो नहीं सकता कि रॉक्स ना हो, क्योंकि कंटिन्यूसली जो है वहाँ पे ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसके बारे में, रॉक्स होते हैं, मेट्रॉइड होते हैं, एस्ट्रॉइड होते हैं। तो ये सारे रॉक्स जो है कंटिन्यूसली जो है टूट रहे हैं। ठीक है, स्पेस के अंदर मूव कर रहे हैं। तो अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था कि एक लार्ज क्लाउड था गैसेस का, जिसका नाम मोस्टली हाइड्रोजन थी, कुछ डस्ट थी, और उस डस्ट के अंदर थोड़े से आप कह लें माइक्रोस्कोपिक रॉक्स होंगे, और ये जो है क्या हुए थे, कंबाइन किए थे, और क्या बना था, हमारा सन बना था। ठीक है, अब इन क्लाउड्स के अंदर क्या-क्या था, हंड्रेड्स ऑफ कंडेंस्ड क्लाउड के लंप्स थे। ठीक है, गैसेस के लंप्स थे। इसके अलावा डस्ट जो थी, जो कोलैप्स की हुई थी, ठीक है, जो कि इसकी अपनी ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स हो गई थी। ठीक है, डिस्टर्बेंस हुई थी। बाकी आप कह लें कि कोई साथ में ही इसी गैलेक्सी के कोई एक्सप्लोजन हुई होगी, कोई स्टेलर एक्सप्लोजन हुई होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, गैस के पार्टिकल्स होंगे, डस्ट के पार्टिकल्स होंगे, रॉक के पार्टिकल्स होंगे। ये सारे पार्टिकल्स जो हैं क्या हुए, कंबाइन हो गए, और ये क्या बन गया, सन बन गया। एंड इट प्रोड्यूस ग्रेट प्रेशर एंड डेंसिटी एट द सेंटर, और सेंटर में उसने इतना ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट प्रोड्यूस किया, इतना ज़्यादा डेंसिटी प्रोड्यूस की कि फ्रिक्शन की वजह से उसके पार्टिकल्स जो है आपस में उन्होंने क्या करनी शुरू कर दी, हीट को जो है रिलीज़ करना शुरू कर दिया। अब ये जो हीट थी ये न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से हो रही थी, और ये जो है बिलियन ऑफ ईयर्स तक जो है होती रही। ठीक है, ये प्रेशर जो है आउटवर्ड भी हुआ, इनवर्ड भी प्रेशर हुआ। ठीक है, मतलब जो रॉक्स अंदर की तरफ ज़ोर लगा रहे हैं वो बाहर की तरफ भी ज़ोर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है, और फिर जब इन्होंने आपस में एक दूसरे के प्रेशर को कैंसिल किया, ग्रेविटी ने अंदर के प्रेशर ने बाहर को कैंसिल किया, बाहर ने अंदर वाले को कैंसिल किया, तो क्या हुआ, एक लंप बना डस्ट का और गैस। ठीक है, और उन्होंने आपस में स्टॉप कर कोलैप्स होना बंद कर दिया, और ये प्रोसेस कब तक होता रहा, कहा जाता ये है कि 100 मिलियन ईयर्स तक ये प्रोसेस होता रहा, और उसके बाद जाके जो है ये सन हुआ, जब वो ये सारी गैसेस और ये सारे डस्ट पार्टिकल्स जो हैं इन्होंने आपस में कोलैप्स होते हुए, इनवर्ड प्रेशर करते हुए क्या कर लिया, इन्होंने एक बैलेंस मेंटेन कर लिया, तो तब जाके क्या बन गया, सन बन गया। इस प्रोसेस में जो है सन के साथ और भी कुछ स्टार्स जो है वो बने थे, लेकिन सन जो है उनमें सबसे पहला था, जो कि अम, सबसे पहला था, सन जो था उन उन सारे स्टार्स में सबसे पहला था जो बना था। ठीक है? अब अगर हम लोग पास्ट में देखते हैं, पास्ट में सबसे पहला जो स्टार जो है सोलर सिस्टम के बाहर नज़र आया था, वो था अल्फा सेंचुरी, ठीक है? और ये स्टार कितना दूर था, ये 4.3 लाइट ईयर्स अवे था, जिसका मतलब ये हुआ कि आज से 4.3 लाइट ईयर्स अगो जो है लाइट जो है वो एमिट होना होना किसी स्टार से शुरू हो गई थी। ठीक है? अब हमारे जो है अब
कोई अगर स्टार देखा जाता है, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था एंड्रोमेडा गैलेक्सी के हवाले से, तो इसके अंदर जो लाइट देखी गई थी वो 2.4 मिलियन ईयर्स पहले देखी जा चुकी हुई थी। तो अभी हम जो कोई स्टार्स देख रहे होते हैं, हो सकता है वो पहले जो है उनकी लाइट बंद हो गई हो, वो दे सीज़ टू एक्ज़िस्ट नाउ, या कुछ स्टार्स जो हैं जो अभी हमें नज़र आते हैं, गैलेक्सीज़ हमें नज़र आती हैं, वो पहले ना उस टाइम पे ना होती हों। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट द बर्थ ऑफ द सन। ठीक है? आप लोगों ने याद रखना है कि 4.6 बिलियन ईयर्स पहले जो है एक क्लाउड का बड़ा सा लम्प था, ठीक है? और उसके अंदर मोस्टली हाइड्रोजन थी, डस्ट के पार्टिकल्स थे, और ये इन्होंने क्या मिलके बनाया था, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सन बनाया था, ठीक है? और फिर क्या हुआ था, जब हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना, इन पार्टिकल्स ने फ्रिक्शन के क्योंकि सन के कोर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर लग रहा था, उसकी डेंसिटी के अंदर, उसके अम डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही थी, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो रही थी, उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होनी शुरू हुई, हीट प्रोड्यूस होनी शुरू हुई, जिसकी वजह से न्यूक्लियर रिएक्शंस हुए, और ये कोई 100 बिलियन ऑफ ईयर्स तक आप कह लें कि चलते रहे, 100 मिलियन ईयर्स तक ये चलता रहा, और उसके बाद जाके सन बना, और इस प्रोसेस में सन के अलावा और भी स्टार्स बने, लेकिन सन उनमें सबसे पहला था, ठीक है? अब सन की जब डेथ होगी तो कैसे होगी? न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं, अभी कहा जाता है कि 5 बिलियन ईयर्स तक ये न्यूक्लियर रिएक्शंस और होते रहेंगे, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, जब सन के अंदर ये न्यूक्लियर फ्यूल का बंद हो जाएगा, तो सन विल ग्रो इनटू रेड जायंट फेज़। रेड जायंट फेज़ में जो है ये चला जाएगा, और अपनी ये अभी जो इसका रेडियस है, उसके 3 टाइम्स ज़्यादा ग्रो हो जाएगा, ठीक है? उसके सेंटर से फ्यूल बाहर जाना बंद हो जाएगा, और जो बाहर का फ्यूल है, वही चलता रहेगा सिर्फ़, ठीक है? और ये जो रेड जायंट स्टेज होगी सन की, इट विल लास्ट अबाउट 4 बिलियन ईयर्स, 4 बिलियन ईयर्स तक ये जो है इसकी स्टेज चलती रहेगी, और इसके बाद इस स्टेज के अंदर जो है ये अर्थ के जो है ऑर्बिट के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा, और इवन ऐसा भी कहा जाता है कि अर्थ का जो सारा एटमॉस्फेयर है वो सारा एवापोरेट हो जाएगा, इतनी ज़्यादा हीट होनी शुरू हो जाएगी, और जब ये इसका रेड जायंट फेस ख़त्म होगा, तो इट विल टर्न इनटू व्हाइट ड्वार्फ, और व्हाइट ड्वार्फ जब ये बन जाएगा, तो इट विल ग्लो व्हाइट हॉट। व्हाइट हॉट जो है ये ग्लो करेगा, और फिर ये इटर्निटी तक हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो चुका होगा। इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन हुई तो डू लेट मी नो, आप कमेंट भी कर सकते हैं कि मैम हमें ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो वी विल डिस्कस दैट आल्सो, एंड इसके बाद हम लोग अपने न्यू टॉपिक की तरफ चलते हैं। So now we are going to discuss the last topic of this unit, information from space. इसके अंदर जो 3 चीज़ें हम लोग डिस्कस करें वो हैं टेलीस्कोप, स्पेस टेलीस्कोप एंड स्पेस प्रॉब्स। सबसे पहले हम जानेंगे, डिस्कस करेंगे कि टेलीस्कोप क्या होता है। टेलीस्कोप इज़ अ टूल दैट एस्ट्रोनॉमर्स यूज़ टू सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? कि एक एस्ट्रोनॉमर है, उसने एक ऑब्जेक्ट देखना है इधर अर्थ से, स्काई के अंदर, और बहुत दूर तक उसने देखना है, ठीक है? और वो एनलार्ज करके उसको बड़ा करके नज़र आएगा, ठीक है? इसके लिए वो यूज़ करेगा कर्व्ड मिरर्स यूज़ करेगा, ग्लासेस उसके अंदर होती हैं, ठीक है? मेनली हम उनको लेंसेज़ का नाम देते हैं, और वो फोकस क्या करते हैं, लाइट को, जो कि नाइट स्काई में होती है, और इसकी मदद से क्या होता है कि वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्टार्स हो गए, मून्स हो गए, गैलेक्सीज़ हो गई, ये चीज़ें जो हैं हमें बड़ी होके टेलीस्कोप के अंदर नज़र आ जाती हैं, और जितना बड़ा जो है उसके अंदर मिरर होगा या लेंस होगा, उतनी ज़्यादा लाइट जो है वो टेलीस्कोप गैदर करेगा, और उतना बड़ा ऑब्जेक्ट जो है उसको नज़र आएगा, ठीक है? लाइट इज़ देन कंसंट्रेटेड बाय द शेप ऑफ दीज मिरर्स और लेंसेज, एंड देन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स एनलार्ज्ड। अगर हमें परफेक्टली कोई ऑब्जेक्ट देखना है, और उसकी शेप हमें पता करनी है कि उसकी शेप किस तरह की है, तो लेंस और मिरर को दे दे मस्ट बी ऑलमोस्ट परफेक्ट, ताकि
लाइट की कंसंट्रेशन को अच्छी तरह से गैदर कर सके, उसके अंदर कोई स्पॉट्स ना हो, स्क्रैचेस ना हो, किसी तरह का फ्लॉ ना हो। और अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर इमेज जो है वो आपकी ख़राब हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी और आपको ऑब्जेक्ट जो है वो सही से नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा जो हम लोग लाइट टेलीस्कोप के अलावा जो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, एक और टर्म जो यूज़ की जाती है उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल टेलीस्कोप। और साइंटिस्ट जो है ये टेलीस्कोप यूज़ करते हैं ताकि यूनिवर्स के अंदर वो हर चीज़ का, हर स्पेक्ट्रम का वो ऑब्ज़र्व कर सकें यूनिवर्स के अंदर के मून, स्टार्स और इस तरह के ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमारे स्काई के अंदर वो कहाँ-कहाँ पे हैं, किस तरह के हैं, उनकी शेप किस तरह की है, इवन उनकी जो स्ट्रक्चर होता है और उसकी जो सॉइल होती है वो तक जो है ये टेलीस्कोप से पता कर सकते हैं। अब ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम टेलीस्कोप्स होते हैं ये किस चीज़ को यूज़ करते हैं? ये यूज़ करते हैं रेडियो वेव्स को, वायलेंट रेज़ को, इंफ्रारेड रेज़ को, एक्स रेज़ को और इवन गामा रेज़ को भी। Right, now we are going to move towards space telescope. That what are space telescope? स्पेस टेलीस्कोप भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हम लोग आउटर स्पेस में भेजते हैं ताकि जो दूर के डिस्टेंट प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ऑब्जर्व कर सकें। उसके अंदर हमारे पास जो सबसे बड़ी एग्जांपल आती है हबल स्पेस टेलीस्कोप की आती है। ये जो है हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर के ऊपर है और इससे जो है हमें बाकी सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली नज़र आते हैं। और ये किस तरह की लाइट का यूज़ करते हैं, ये अल्ट्रावायलेट और एक्स रेज़ को यूज़ करते हैं और ये एटमॉस्फेयर के अंदर बाकी और किस्म की कोई भी लाइट होगी उसको वो क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। अब ये हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है किसके नाम पे रखा गया है, ये एक एस्ट्रोनॉमर था एडविन हबल, उसने ये लॉन्च की थी हबल स्पेस टेलीस्कोप एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 1990 एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीस्कोप। ये अभी तक जो है हमारी स्पेस के अंदर प्रेजेंट है। इसको कॉन्स्टेंटली अपग्रेड किया जाता है और इसके जो पार्ट्स ख़राब हो रहे होते हैं उनको रिप्लेस किया जाता है ताकि इसकी कैपेबिलिटी और लाइफ टाइम को इंक्रीज़ किया जा सके। राइट, इसके अलावा हमारे पास एक और टेलीस्कोप की जो एग्जांपल है वो है जेम्स वेब टेलीस्कोप। इसको इसकी एब्रिविएशन जो यूज़ की जाती है JWST यूज़ की जाती है एंड दिस वाज द लार्जेस्ट टेलीस्कोप एवर फ्लोन इन स्पेस। और इसको डिज़ाइन किया गया था ताकि ये यूनिवर्स की जो है फार अवे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को जो है देख सके, ऑब्जर्व कर सके एंड इंक्लूडिंग द फर्स्ट स्टार्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट गैलेक्सीज। और ये हमारे इवन सोलर सिस्टम की जो सारी इंफॉर्मेशन दी थी, डिटेल्स दी थी, वो इसी टेलीस्कोप की वजह से हमें मिली थी। तो ये नाम भी आप लोगों के लिए याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो हबल स्पेस टेलीस्कोप है, एक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स स्पेस प्रॉब्स। अब ये स्पेस प्रॉब्स क्या होते हैं? स्पेस प्रॉब्स जो है स्पेस व्हीकल्स होते हैं जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स नहीं होते हैं एंड इट इज़ लॉन्च्ड इनटू द स्पेस टू एक्सप्लोर यूनिवर्स। ये यूनिवर्स के इसके अंदर कैमरा फिट किया कर दिया जाता है और ये यूनिवर्स के अंदर जो है फिरती रहती है ताकि एक्सप्लोर कर सके यूनिवर्स को। स्पेस प्रॉब्स जो है ये मेज़रमेंट करते हैं किसी भी चीज़ की जो कि हम लोगों को अर्थ के ऊपर हम अगर किसी चीज़ को मेज़र नहीं कर पाते हैं कि वो यूनिवर्स में या स्पेस में जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा होगा, वो ये स्पेस प्रॉप्स के ज़रिए जो हम उसकी मेज़रमेंट करते हैं। और सेकेंडली इनको इस तरह से भी डिज़ाइन किया जाता है कि ये दोबारा वापस ना आ सके, कि इन केस अगर वहाँ पे ये स्पेस में कोई पत्थर इसको लग जाता है या किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है तो अगर ये वापस नहीं भी आता तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता क्योंकि उसको डिज़ाइन ही इसी तरह से किया जाता है कि अगर ये वापस ना भी आए तो कोई नुकसान ना हो। ठीक है? इसके बाद स्पेस प्रोब्स जो है इनकी डायरेक्शंस जो है वो साइंटिस्ट जो है वो काफ़ी अच्छे से इसको बनाते हैं, उसको डिस्कवर करते हैं ताकि उसकी वो हर तरह की डायरेक्शन को कवर कर सकें। जो हमारी सबसे फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट जो स्पेस प्रोब बनाया गया था उसका नाम था गैलीलियो और इसने इंफॉर्मेशन दी थी हमें किस प्लैनेट के बारे में, जुपिटर के प्लैनेट के बारे में, उसके मून्स के बारे में, उसके रिंग्स के बारे में। इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 1989 में और ये जो है दिसंबर 1995 में जुपिटर के बहुत ज़्यादा क्लोज चली गई थी।
और जब ये गैलीलियो की लाइफ जब एंड हो रही थी तो सितंबर 2003 में इस प्रोब को डेलिबरेटली क्रैश किया गया था जुपिटर के अंदर, ये देखने के लिए कि जुपिटर में लाइफ है नहीं है, और अगर क्रैश होता है वहाँ पे जुपिटर में तो किस तरह की इवेंट्स हो सकते हैं, किस तरह के गैसेस के रिएक्शन होंगे, किस तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगे, ये सारा पता करने के लिए जो है इसको 2003 में सितंबर में जुपिटर के अंदर क्रैश किया गया था। और तब हम लोगों को ये पता चला था कि जुपिटर के बारे में अभी हम जितनी डिटेल्स पढ़ रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ दिस स्पेस प्रोब विच वाज नेम्ड एज गैलीलियो। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ जो हम लोगों की बहुत ज़्यादा समझने वाली है, वो ये है कि स्पेस प्रोब्स को डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो खुद अपने आप को ऑपरेट कर सके, डेटा को गैदर कर सके और अर्थ पे जो साइंटिस्ट है उसको भेज सके ताकि वो साइंटिस्ट उसको एनालाइज़ कर सके। ये जो होती हैं ये सेल्फ सफिशिएंट डिवाइसेस होती हैं, और ये हमारी जो इन्वेस्टिगेशन की फ़ील्ड है उसको बहुत ज़्यादा इसने इंक्रीज़ किया है। और इसके अलावा इसको हम लोग स्पेस प्रोब को हम सॉइल के ऊपर उतार भी सकते हैं, और अगर नहीं उतारना चाहे तो हम लोग जस्ट इसको स्पेस में इसको रिवॉल्व भी करते रहते हैं ताकि हम हर तरह से जो है उस प्लैनेट के बारे में या उस ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगा सकें। इसके अलावा एक और जो हम स्पेस प्रोब बनाया गया था उसका नाम था वॉयेजर 1, जो कि प्लूटो ऑब्जेक्ट के बारे में जिसने सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, और ये ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट था और इसने स्पेस में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया था। एक एजेंसी है जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बनाई है ताकि वो स्पेस प्रोग्राम्स को अ अ, उसके बारे में स्टडी कर सके, उसका नाम है द स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, स्पर्को उसका एब्रीविएशन है, ठीक है। एंड इट्स द पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी ऑफ द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। ये वहाँ पे ये जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ये स्पेस में जो भी स्टडी करी है वो इसी एजेंसी के अंदर सारी जो है होती है। और हमारी यूनिवर्स हम लोगों को पता है कि इट्स वास्ट, इसके अंदर हिडन डेंजर्स भी हैं, इसने बैडली अफेक्ट भी किया हुआ है हमारी अर्थ को, ठीक है। लेकिन ये थ्रेट्स सारे हम लोग किस तरह से पता लगा सकते हैं, ये हम लोग जस्ट बिकॉज ऑफ दीज स्पेस टेक्नोलॉजी जो कि हैं टेलीस्कोप है, स्पेस टेलीस्कोप्स हैं, स्पेस प्रॉब्स हैं, इनके थ्रू हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं स्पेस को, और कोई हैज़र्ड हो या कोई इस तरह की थ्रेट हो कॉमेट का, एस्ट्रॉयड का, तो वो हम लोग इन चीज़ों के थ्रू पता लगा सकते हैं ताकि हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, और उस जगह को जैसे ये यूएसए वगैरह में होता है कि जब कोई कॉमेट या एस्ट्रॉयड वगैरह आ रहा होता है अर्थ की तरफ, वो उसकी डायरेक्शन को देख लेते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, उसी तरह से वो अपने लोगों को प्रिपेयर भी कर लेते हैं, वहाँ से हटा भी देते हैं ताकि कम से कम जितना नुकसान हो सकता है उतना कम नुकसान हो। और एंड दीज आर द ओनली आप कह लें टेक्नोलॉजीज विच आर देयर इन स्पेस एंड ऑन अर्थ विच हेल्प अस टू prepare us for these kinds of hazards in advance. So this was all in our universe। इसके अंदर हम लोगों ने गैलेक्सीज़ के बारे में पढ़ा है, हमने स्टार्स की बर्थ और डेथ के बारे में पढ़ा है, और ये इन्फॉर्मेशन व्हिच इज़ वी आर गैदरिंग फ्रॉम स्पेस, सो यू आर गोइंग टू लर्न इट फ्रॉम योर बुक्स ऑल्सो, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन द क्लास ऑल्सो। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।